नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा, पिछले क्लास में हमने पादपों में पोषण चैप्टर को कंप्लीट किया था, जिसमें कि हमने बहुत सारी बातें की थी। किस प्रकार से पादपों में पोषण होता है, स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है, पोषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस द्वारा जो पौधे हैं वो किस प्रकार से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसी कारण उन्हें स्वपोषी कहा जाता है कि नहीं। और जो जीव उन पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया आपको बताई थी मैंने, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इससे क्या बनाया जाता है, तथा जल से जो है स्टार्च बना दिया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है प्लांट्स में, जिसके फलस्वरूप जो है ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, और इसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, हम अपने श्वसन के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, है ना। और बेटा, हमने आपको क्लोरोफिल के बारे में भी बताया था, जो एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। और ये सनलाइट को ट्रैप करने की वजह से ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है बहुत ही सुगम रीति से चलती है। तो बेटा, पिछली क्लास में मुझसे एक क्वेश्चन क्वेरी आई थी कि मैम, स्टोमेटा का जो फंक्शन है, जो आपको पढ़ाया था मैंने स्टोमेटा, उसका फंक्शन जो है वो एक और बार जरा बता दीजिएगा। तो बेटा, हम आपको जरूर बताएंगे। तो इसी तरह से आप जितने कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछिएगा जरूर, उसके आंसर्स हम आपको देंगे, ठीक है। तो बच्चों ने मुझसे पूछा था कि स्टोमेटा का फंक्शन जरा बताइए। तो बेटा, आपको हम बता दें कि स्टोमेटा क्या है, ये तो आप सभी जानते हैं, हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है स्टोमेटा क्या है। याद है सभी को? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होते हैं, उनकी जो एपिडर्मिस होती है बेटा, उसके ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो स्मॉल पोर्स होते हैं, उसी को हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको सिमुलेशन के थ्रू दिखाया था किस प्रकार से हम लोग एक पत्ते को तोड़ के उस पत्ते की लेयर निकाल कर हम उसको किस प्रकार से माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो हमें क्या दिखाई पड़ता है बेटा, इस प्रकार के रंध्र जो है हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था जो स्टोमेटा होती है उसमें द्वार कोशिकाएं होती है ना, गार्ड सेल्स। ये देखो आप, यहाँ पर ये देख रहे हो आप लोग, ये गार्ड सेल्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये ओपन और क्लोज होते हैं। जब ये ओपन और क्लोज होते हैं तभी हम उसको क्या कहते हैं, हाँ, स्टोमेटा या रंध्र जो है वो खुला है या बंद है। बिल्कुल अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना। और बेटा, रंध्री द्वार भी होते हैं इसके, यहाँ पर ये देखिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो हरे रंग का आप देख रहे हो, यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट जो है पाया जाता है। तो आपने देखा, ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड है, बीन्स के शेप का इसकी आकृति होती है, और ये ओपन और क्लोज करती है। अब बच्चों ने मुझसे, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये सभी को क्लियर हो गया होगा बेटा। अब बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम फंक्शंस क्या क्या बोलेंगे हम लोग। तो जो स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है, जो रंध्र की जो फंक्शंस होते हैं, वो आपको अभी बताते हैं। तो जो स्टोमेटा होती है ना बच्चे, तो स्टोमेटा दो कार्य करती है, दो मेन कार्य करती है। वो क्या कार्य करती है, क्या कार्य करते हैं बच्चे, स्टोमेटा जो है सबसे पहला कार्य होता है किसका, क्या कार्य करती है, बता सकता है कोई मुझे? हाँ बिल्कुल, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन में सहायता देते हैं, है ना, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा, बताइए। ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि लीव्स जो है, पत्तियां जो है, जो प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ओके, उसको बाहर निकाल देते हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो इससे क्या होता है, प्लांट्स में जो है वाटर का जो बैलेंस होता है, उसके उनके शरीर में जो है पानी का जो बैलेंस है वो बना रहता है, राइट। और दूसरा है गैसेस का एक्सचेंज, यानी कि हमने आपको बताया था, क्या बताया था, पौधों में जो है गैसेस का आदान प्रदान होता है ना। जैसे कि देखो बेटा, आप अभी चित्र में स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब गैसेस, जैसे कि हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स है वो लेते हैं, है ना, अंदर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, यही स्टोमेटा के थ्रू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग अंदर ले लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस या
प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं तो वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया बेटा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो रंध्रों द्वारा होता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। वो सबसे पहला वाला। और दूसरा तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रंध्रों द्वारा ही होता है। तो ये दोनों प्रोसेस आप याद रखिएगा, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन, ये दोनों जो है कार्य कौन करता है, किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों द्वारा होती है, साथ साथ गैसेस का, गैसों का आदान प्रदान भी जो है रंध्रों द्वारा ही होता है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल मेरे बच्चों को क्लियर हो गया है। तो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं व्हाट इज स्टोमेटा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, तो आप स्टोमेटा क्या है लिखिए। अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए बोला जा रहा है, पिछली क्लास में हमने प्रॉपर लेबल डायग्राम आपको बना के दिखाया था, वो भी आप सीख के रखिए। द्वार कोशिकाएं, रंध्री कोशिकाएं, वो सब लेबल करके आप ये दोनों फंक्शंस उसमें लिख देंगे, यानी कि गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, ये दोनों प्रोसेस को लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके बेटा, क्लियर है सभी को ये बात? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं आज का जो लेसन है हमारा। कौन सा लेसन है हमारा? नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? प्राणियों में पोषण। क्या करेंगे? प्राणियों में पोषण, राइट। तो बेटा उसे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कहते हैं। ये क्या है न्यूट्रिशन? हम पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या है, पिछली क्लास में ही हमने पढ़ लिया था। तो बच्चे, मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए, हमें किसके लिए? जीवित रहने के लिए, है ना, जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? भोजन की, है ना। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हम सभी प्रकार के भोजन करते हैं। कई लोग जो है बहुत सारे जो है फल फूल सब खाते हैं, कई लोग मांस मछली खाते हैं, तो सभी प्रकार के भोजन जो है हम करते हैं। तो बेटा भोजन से प्राप्त आवश्यक पोषक पदार्थों को प्राप्त करना क्या कहलाती है? पोषण कहला या न्यूट्रिशन कहलाती है ना। तो क्या कहेंगे हम उसको? भोजन, भोजन से प्राप्त, भोजन से प्राप्त आवश्यक, आवश्यक पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ। तो भोजन से प्राप्त आवश्यक जो पोषक पदार्थ होता है उसको प्राप्त करना, प्राप्त करना क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? पोषण या न्यूट्रिशन कहलाता है। ओके, पोषण या न्यूट्रिशन कहलाता है। ये बात याद रहेगा सभी को। तो हमने पढ़ लिया है कि पौधों में पोषण, देखो सजीवों की बात कर रहे हैं तो सजीवों में पौधे भी आते हैं, एनिमल्स भी है ना, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो पौधों का तो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा कि पौधे जो है अपना भोजन जो है क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से स्वयं तैयार करते हैं। लेकिन जो जीव जंतु होते हैं, हमारे जैसे जो जंतुएं होते हैं, जो मनुष्य होते हैं या अन्य जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रकाश जो संश्लेषण द्वारा जो पौधे भोजन तैयार करते हैं उस पर निर्भर रहते हैं, है ना, उस पर निर्भर रहते हैं। तो एक ना एक तरह से हम लोग क्या है? हम लोग परपोषी हैं। हम क्या करते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अन्य पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं हमारे भोजन के लिए, है ना। तो ये है पोषण की जो है कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो बेटा हमारे भोजन में बहुत सारे घटक है, ये हम लोग बहुत
पहले से ही पढ़ चुके हैं, आपने छठवीं कक्षा में भी इसको पढ़ा होगा। हमारे भोजन में जो है बहुत सारे घटक होते हैं। क्या आप याद करके मुझे बता सकते हैं कि हमारे भोजन के घटक कौन कौन से हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कार्बोहाइड्रेट्स है ना। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा? जैसे कि जो अनाज होते हैं, इन सब में जो है हमें क्या मिल जाता है, भरपूर मात्रा में हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी कि हमें इंस्टेंट सोर्स मिलता है इनसे। हम भोजन करते हैं जब चावल, रोटी, गेहूं, चावल ये सब खाते हैं, है ना? तो हमें क्या मिलता है? उससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी गिविंग फूड है कार्बोहाइड्रेट, ये एक घटक है। अब दूसरा कौन सा है देखते हैं, प्रोटीन। तो बेटा जो दालें होती है, मांस, मछली, जो अंडे होते हैं, इन सब में भरपूर मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो हमारे शरीर को, हमारे शरीर की बढ़ोतरी करने में सहायता, यानी कि हमारे ग्रोथ में बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो तभी बच्चों से कहा जाता है कि आप क्या खाइएगा। जो बच्चे अंडे खाते हैं वो अंडे खा सकते हैं, मांस मछली जो खाते हैं वो खाइए। और जो नहीं, ये सब नहीं खाते हैं, वो क्या करिए? भरपूर मात्रा में दाल खाइए, चना खाइए, मूंगफली खाइए। ये सब खाने से आपको क्या होगा? भरपूर मात्रा में आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा होगी और आपकी शरीर की वृद्धि होगी। अब तीसरा है वसा, या फैट्स कहते हैं जिसको हम। तो इसमें क्या होता है? ये भी हमें शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है। क्या देती है? ज्यादा ऊर्जा देने वाले आहार हैं ये। इसमें क्या क्या आता है बेटा? ऑयल हो गया, बटर हो गया, चीज हो गए, नट्स हो गए। तो ये सब खाने से क्या होता है? भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है। ओके, तो फैट्स भी हो गया। अब अगला घटक कौन सा है जरा देख लेते हैं। अगला घटक है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो है हमें हर तरह के भोज्य पदार्थ से, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, जो नट्स होते हैं उनमें से, तो भरपूर मात्रा में हम कहेंगे ये सब हमें फल सब्जियों से मिलता है। तो विटामिन्स और मिनरल्स के क्या कार्य होते हैं? ये हमें शरीर में, हमारे शरीर को किससे बचाते हैं? रोगों से बचाते हैं। कई रोगों से हमें ये बचाते हैं। तो विटामिन्स और मिनरल्स बेटा हमारे शरीर में आने चाहिए। आप अच्छी तरह से फल और सब्जियों को खाइएगा। इससे क्या होगा? आप रोगों से बचे रहेंगे। अगला घटक देख लेते हैं, वाटर। आपको पता है हमारे शरीर का जो है बहुत ज्यादा भाग जो है जल से है ना? जल से कार्य करता है हमारा पूरा बॉडी के जितने भी फंक्शंस है, उसको करने के लिए क्या चाहिए बेटा? उसमें वाटर का होना बहुत आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छी तरह से पानी पीना चाहिए। तो बेटा गर्मियों के मौसम में खासकर बच्चे जो पानी पीने में हिचकिचाहट करते हैं, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें पानी पीने से क्या नहीं करना? हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से पानी पीना चाहिए ताकि आपका बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे और आपके सारे शरीर का जो फंक्शंस है वो बहुत अच्छी तरह से सुगम तरीके से चले। ओके, चलिए अगला देखिए बेटा। अगला है रफेजस, ये फाइबर कहते हैं, जो कि बहुत सारी सब्जियों में, अनाजों में, दालों में हमें प्राप्त होती है। तो रफेजस की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे शरीर को? बिल्कुल सही कहा आपने, रफेजस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हाँ, रफेजस की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हमारे शरीर में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, जो हम भोजन खाते हैं ना बेटा, हमारे शरीर में से उनको निकालना भी जरूरी होता है, जो वेस्ट होता है। तो उसको निकलने में सुगमता प्रदान करने के लिए रफेज का हम लोग प्रयोग करते हैं, हमारी बॉडी जो है इसका प्रयोग करती है। तो आई होप ये भी आप सभी को क्लियर हो गया है ना? क्लियर हो गया बेटा सभी को? बहुत बढ़िया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिएगा जरूर, जैसे कि पिछली क्लास में आपने पूछा था उसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को जो है पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, तो जो है प्राणियों में पोषण जो है वो, उसमें क्या क्या कार्य आते हैं जरा देख लेते हैं। तो प्राणियों में पोषण क्या किस किस तरीके से होता है, या उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, जरा देख ले हम लोग। तो प्राणियों में पोषण कैसे होता है? पोषक तत्वों की आवश्यकता, जैसे कि अभी हमने कहा, पोषक तत्वों की हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता। ओके,
तो हमारे शरीर को, जैसे कि हमने कहा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, रफेजेस, इन सब की जो है हमारे बॉडी को जरूरत होती है। तो पोषक तत्वों की आवश्यकता। अगला क्या है? आहार के अंतर्ग्रहण की विधि। ओके, तो आहार के, ये सब बेटा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आहार के अंतर्ग्रहण, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि। अब ये आहार का अंतर्ग्रहण क्या है? यानी कि भोजन ग्रहण करना। हम लोग भोजन खाते हैं ना बेटा, उसी को हम आहार का अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो भोजन के अंतर्ग्रहण करने की जो रीति होती है, जो विधि होती है। और क्या होता है? केवल भोजन को अंदर लेना ही नहीं होता है। क्या करता है हमारा शरीर? शरीर में इसके उपयोग की विधि। ओके, शरीर में इसके, किसके? भोजन के। ओके, उपयोग की इसके उपयोग की विधि। यानी कि हमारा शरीर जो है, किस प्रकार से जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उसको किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, किन किन कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। तो ये सब हम किसके अंतर्गत आता है बेटा? न्यूट्रिशन। एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंतर पोषण में आता है। प्राणियों में पोषण के अंतर्गत ये कार्य आते हैं। क्या क्या? पोषण तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि, शरीर में इसके उपयोग की विधि। तो बच्चे, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम जो भोजन करते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब आते हैं। लेकिन ये सब जो है कुछ जटिल पदार्थ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो है सब्सटेंसेस है। ओके, तो हम एग्जांपल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की यहाँ पर। एक मिनट। तो जैसे कि हमने कहा कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये थोड़े से संघटक जटिल पदार्थ है। कैसे पदार्थ है बेटा? संघटक जटिल पदार्थ है, यानी कि थोड़े से जो है ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। हमारा शरीर, जैसे कि हम लोग एकदम से हमने अनाज खा लिया, चावल खा लिया, हमने रोटी खा लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा शरीर जो है उसी वक्त उस भोजन को क्या कर दे? पचा दे। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि हम लोग जो खाते हैं उसमें जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, या हम कहें कि संघटक जटिल पदार्थ होते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे कि ये कुछ ऐसे इस तरह से मैं आपको सिंबॉलिकली इसको आपको बता रही हूं। ये जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ये थोड़ा सा जटिल है। ओके, अब बेटा ये जो जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में, या उसको तोड़ तोड़ के, कैसे? तोड़ तोड़ के जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित करने को, उसमें, या तोड़ना या विखंडन कहेंगे हम उसको, होना या इसको हम टूटना या विखंडन कहेंगे। उसके बाद शरीर में जो है इसका पाचन होता है। तो इसको क्या किया जाता है? इस जटिल पदार्थ को कैसे, किस रूप में किया जाता है बेटा? इसको तोड़ा जाता है हमारे शरीर में, सिंपल सब्सटेंस में इसको तोड़ा जाता है। ये जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ है, राइट। अब इस जटिल पदार्थ को हमारा शरीर जो है क्या करता है? इसको सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो बच्चे, हमारे शरीर द्वारा जटिल खाद्य पदार्थ का, क्या कहा? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तित होना, या टूटना, या विखंडित होना। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स इनटू सिंपल मटेरियल्स। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पाचन या डाइजेशन कहते हैं। पाचन या डाइजेशन। इज दिस क्लियर? तो जटिल पदार्थों का
जटिल का खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तित करना, हमारे शरीर द्वारा उसका परिवर्तन करना या टूटना या विखंडन करना, इसी प्रोसेस को हम पाचन या डाइजेशन कहेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? ओके बच्चे, बहुत बढ़िया। ये अगर क्लियर हो गया है तो हम जो है अगले इसकी तरफ चलते हैं। पोषण के विभिन्न चरणों के बारे में हम बात करेंगे। क्या करेंगे? पोषण के विभिन्न चरणों। तो बेटा पोषण जो है हमारे शरीर में जब जाता है तो उसके विभिन्न चरण होते हैं। वो क्या क्या होते हैं जरा देख लें हम लोग। चलिए, पोषण के विभिन्न चरण। तो ये जो स्टेप्स है वो आपने पढ़ के रखना है बेटा। पोषण के विभिन्न चरण। ओके, ये क्या क्या है, कैसे कैसे होता है हमारे शरीर में पोषण? पहला है अंतग्रहण। अंतग्रहण, अंतग्रहण, राइट। अब इस अंतग्रहण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? इसको हम इंजेशन कहते हैं। इंजेशन। अब ये मैं आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है बेटा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं, है ना, इनटेक करते हैं। भोजन को क्या करते हैं हम लोग? लेते हैं, खाते हैं। तो उसी प्रोसेस को अंतर्ग्रहण कहा जाता है या इंजेशन कहा जाता है। दूसरा प्रोसेस होता है, दूसरा जो विधि है या दूसरा स्टेप जो होता है वो है पाचन। पाचन, पाचन यानी डाइजेशन होता है। पाचन यानी डाइजेशन। तो बेटा जो हम भोजन करते हैं, हम अपने मुंह द्वारा, हमारे दांतों द्वारा, हमारी जो जीभ है, हमारे जो सलाइवा है, उसके थ्रू, उसके हेल्प से जो हम लोग भोजन को खाते हैं, वो जब हमारे शरीर में जाता है, कैसे जाता है, किस तरीके से जाता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। तो जब वो जाता है तो उसको हम, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसको हम डाइजेशन कहते हैं या पाचन। उस भोजन का फिर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। अगला है, जो भोजन डाइजेस्ट हुआ है, यानी कि जो भोजन को हमारे शरीर ने क्या किया है, हमारी जो शरीर है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बेटा, उसने डाइजेस्ट किया हुआ है, उस भोजन को का जो अगला प्रोसेस क्या होता है बेटा? उसका अगला जो स्टेप होता है वो होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन। जो खाया होता है हमने खाना, जो हमारे हमने भोजन को पचाया होता है हमारी बॉडी ने, उस भोजन का यानी कि उस उन पोषक तत्वों का हमारे शरीर द्वारा अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तभी तो हमारे शरीर में क्या मिलेगा? पोषक तत्व मिलेंगे, है ना। तो उसका एब्जॉर्प्शन। अगला जो है, अगला स्टेप है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। ये स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ओके, एसिमिलेशन, सॉरी, ओके, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है बेटा? जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। जो पोषक तत्वों को हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब किया होता है, उसका सही प्रकार से हर सेल्स में, हमारे जो कोशिकाएं होती है उसमें जाकर, जहां जहां पर जिस जिसकी जरूरत, जिस जिस पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वहां पर उसको एसिमिलेट करना, उसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ओके, अब पांचवा जो लास्ट प्रोसेस होता है, जो लास्ट स्टेप होता है, वो उसको हम कहते हैं निष्कासन। क्या कहते हैं उसको हम? निष्कासन।
निष्कासन यानी जो हमारे शरीर ने जो हमारे शरीर में जो भोजन होता जाता है, उसका डाइजेशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका एसिमिलेशन होता है यानी कि पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, हमारे शरीर में जो फूड होता है वो सभी उसके जितने भी पोषक तत्व लेने के बाद वेस्ट बच जाता है ना। क्या बच जाता है? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट का हमारे बॉडी में कोई स्थान नहीं होता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है? बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा शरीर क्या करता है बच्चे? उस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो इस बाहर निकालने की, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम निष्कासन या इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इजेशन या निष्कासन। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे शरीर में जो पोषण यानी कि जो पाचन के द्वारा अवशोषण के बाद, स्वांगीकरण के बाद जो कुछ भी बचा होता है, उसको हमारे शरीर से क्या किया जाता है? निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। ओके, उसी को हम निष्कासन कहते हैं। तो बेटा आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ के रखना है। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है इनके विभिन्न चरण, पोषण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? अंतःग्रहण, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, खाना खाना, अंदर को लेना। उसके बाद हमारे शरीर द्वारा उसका पाचन करना या डाइजेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन करना, जो हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व है उनका एब्जॉर्प्शन करना। उसके बाद जहां जहां पर, जिन जिन सेल्स को जो जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वहां पर उस चीज को एसिमिलेट करना या उसका स्वांगीकरण करना। और लास्ट में जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इसके फलस्वरूप जो बनते हैं, उसको हमारे शरीर से बाहर को निकालना या इजेशन कहना। राइट? तो ये जो 5 स्टेप्स है इसको आप अच्छी तरह से याद करिएगा, और इसको हम और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा अभी हम पढ़ते हैं मानव का पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे हम? मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव का पाचन तंत्र, ओके, या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखें हम मानव के पाचन तंत्र में जो जो ये क्रियाएं हमने पढ़ी है ना, जो जो स्टेप्स हमने पढ़ी है, वो उसमें क्या क्या आता है, कौन कौन सी जगह पर, कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे बेटा। चलिए, तो बेटा जो मानव पाचन तंत्र है उसमें जो है बहुत जो है दो तरह के जो है सिस्टम होता है। उसमें उसमें क्या क्या होता है? मानव का पाचन तंत्र जो है, सबसे पहला हम बोलते हैं जिसे आहार नाल। क्या कहेंगे? किन किन से मिलकर बना होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? सबसे पहला है आहार, आहार नाल। ओके, आहार नाल। ओके, अब जो है दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा? पाचक ग्रंथियां। क्या है? पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। तो हम इसको अंग्रेजी में भी जरा लिख लेते हैं। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा है डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इन दोनों भाग जो आहार नाल और पाचक ग्रंथियां हैं, इन दोनों से मिलकर जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। अब आहार नाल क्या है, पाचक ग्रंथियां क्या है, इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे बेटा। तो आहार नाल क्या है, जरा आपको एकदम से बता देते हैं। आहार नाल यानी कि भोजन जो है, हम लोग जो भोजन खाते हैं वो एक नली से गुजरती है बेटा, जो मुख गुहिका से होकर गुदा तक जाती है। अब ये मुख गुहिका क्या है, गुदा क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे।
ओके, तो एक बड़ा सा लंबा सा एक कैनाल है, एक लंबा सा एक जो है ट्यूब है, जिससे जो है हमारे मुंह से जाकर हमारी गुदा तक जो पहुंचती है, वो जरा हम लोग देख के आते हैं और समझ के आते हैं। तो ये देखिए बेटा, आई होप सबको क्लियर है, ये सभी को दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए, अब यहां पर आप देखिए बेटा, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो है ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, यानी कि जो हमारा आहार नाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है ना बेटा, जो मैंने कहा कि बहुत लंबी सी एक कैनाल है या एक नाल है, उसको उसमें उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहला तो आता है मुख गुहा या मुख गुहिका, माउथ कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं? माउथ कैविटी। माउथ कैविटी क्या है बेटा? जिससे हम, जहां से हम लोग क्या करते हैं? आहार को खाते हैं, है ना, भोजन को अंदर लेते हैं, है कि नहीं? यस, बहुत अच्छे। अब दूसरा क्या है? दूसरा जो है ग्रास नली है। क्या है? ग्रास नली या ग्रसिका कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बेटा? ईसोफेगस कहते हैं। ओके, तो हमारा हो गया मुख गुहिका, यानी कि मुख गुहा, माउथ कैविटी। दूसरा ये जो भाग है, या ये देखिए आप लोग, यहाँ से ऐसे जाता है भोजन, तो उसको हम ग्रसिका कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं, राइट? तो ये है ग्रसिका, या इसे कहेंगे हम ग्रास नली या ग्रसिका, दोनों कह सकते हैं। ओके, अब बेटा तीसरा यहां पर देखिए ये कैसे जा रहा है इस तरफ को जाकर। यहां पर आप देख सकते हो बेटा, ये देखिए यहां पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसको हम आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम आमाशय, है ना, आमाशय, जिसको आप लोग स्टमक बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में, है ना? तो ये है हमारा स्टमक, जिसे हम आमाशय कहते हैं, राइट? ओके, तो ये हो गया आमाशय। तो हम लोग जो भोजन खाते हैं वो मुख गुहा से हमारे दांतों द्वारा चबाते हैं, हमारी जो अंदर जो क्या बोलते हैं उसे, जो हमारी लार होती है, जो सलाइवा होती है, उसकी हेल्प से क्या होता है? भोजन जो है अंदर की तरफ इस पाइप से जाती है। इस पाइप को हम कहते हैं ग्रसिका, ईसोफेगस, या फिर फूड पाइप कहते हैं इसको। यहाँ से होकर अंदर की तरफ ये जाती है, सीधे जाकर ये पहुंचती है कहाँ पर? आमाशय के अंदर। कहाँ जाकर पहुंचती है बेटा? आमाशय में पहुंचती है। ओके, तो आमाशय में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, बहुत सारे कार्य यहाँ पर होते हैं। वो क्या क्या कार्य वहां पर होते हैं हमारे फूड का, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। अब आमाशय में जो फूड होता है वो चर्न होने के बाद, मिक्स होने के बाद क्या होता है बेटा? कहाँ को जाता है ये? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कहाँ जाता है? शुद्रांत में जाता है। कहाँ जाता है? शुद्रांत में। शुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए बेटे यहाँ पर, ये देखिए, ये छोटा सा, ये देखो, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, या इसको हम शुद्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? शुद्रांत, राइट? ये रहा शुद्रांत। ओके, ये देखो छोटे छोटे पाइप जैसे जा रहे हैं ऐसे, मुड़े हुए से, राइट? ये पेट में से, यानी कि आमाशय में से ऐसे जाता है। ये कहाँ की तरफ जाता है? शुद्रांत में। शुद्रांत में भी जो है जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन सब होता है। उसके बाद फिर ये कहाँ को जाता है? जो हमारा भोजन होता है, भोज्य पदार्थ होता है, कहाँ को जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने, बृहदात्र की तरफ जाता है। बृहदात्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है बृहदात्र बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ओके, ये क्लियर है सभी को? ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है ना बच्चे, जो पानी, जो हमारे शरीर में और भी जो आवश्यक तत्व उसमें, उस भोजन में से जो मैक्सिमम निकालना होता है, उसमें से वो निकाल लेते हैं। कहाँ पर? बृहदांत्र या लार्ज इंटेस्टाइन में। बृहदांत्र या लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जो है मैक्सिमम पानी का एब्जॉर्प्शन जो है होता है। जब सब खत्म हो जाता है, जो भोज्य पदार्थ में से जितना कुछ निकालना होता है वो सब निकल जाता है, सारे जो हमारे भोज्य पोषक तत्व है उसको निकाला जाता है, बॉडी में उसका एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। उसके बाद क्या किया जाता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे बॉडी में, उसको किसके द्वारा निकाला जाता है बेटा? किसके द्वारा निकाला जाता है?
हाँ, ये कहाँ जाता है? मलाशय या रेक्टम में जाता है ना, मलाशय या रेक्टम की तरफ ये जाता है। ओके, उसके बाद क्या किया जाता है? इसको बाहर निकाला जाता है। किससे? किसके द्वारा? थोड़ी देर रेक्टम में रुकता है ये। और जब भी आपको ऐसे होता है, इस तरह से आपको जाना है इस तरह करके, तो आप इस वेस्ट प्रोडक्ट्स को किसके द्वारा निकाल देते हैं हमारे बॉडी में? किसके द्वारा? जी हाँ, गुदा द्वारा हम इसको निकाल देते हैं ना। गुदा द्वार कहते हैं इसको, एनस कहा जाता है अंग्रेजी में। इसके द्वारा हम लोग बाहर जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालते हैं। ओके, तो ये क्या हो गए बेटा? ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो है क्या हो गए? पार्ट्स हो गए। हमने कहा आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर जो है हमारा क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। अब बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि पाचक ग्रंथियां भी होती है हमारे शरीर में, है ना। पाचक ग्रंथियां भी होती है। अब पाचक ग्रंथियों में जो है वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? सबसे पहले तो जो है हमारी पाचक ग्रंथियों में सबसे पहला आता है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि जो है होती है वो कहाँ पर होती है बेटा? मुंह के अंदर होती है। कहाँ होती है? मुंह के अंदर होती है, जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर होती है बेटा? हमारे मुख गुहा के अंदर होती है। ओके, जिसे हम लाला ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हम भोजन को अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। हमारे मुंह में जब हम लोग खाते हैं तो सलाइवा होने की वजह से ही सलाइवा जो है बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है। वो सब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वो उसमें क्या आता है? लाला ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती है बेटा? मुंह के अंदर। उसके बाद यकृत की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? यकृत की बात करेंगे। यकृत क्या है? यकृत यानी कि लिवर होता है बेटा। आप सबको पता है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है ये, राइट। और ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा ग्लैंड भी होता है, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे पाचन में सहायता करते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये पाचक ग्रंथियों का एक भाग है। अब तीसरा हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? अग्नाशय की बात करेंगे। ये देखो, हमारा जो आमाशय है उसके नीचे की तरफ को जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम क्या कहते हैं? पैंक्रियास कहते हैं या अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? या पैंक्रियास या अग्नाशय कहते हैं। ओके, तो अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय भी बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। आपने सुना होगा, इंसुलिन का नाम तो सुना ही होगा आपने, है कि नहीं सुना है? इंसुलिन क्या करता है बेटा? इंसुलिन जो है हमारे, हाँ, हमारे जो शरीर में हम बोलते हैं ना, शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है करके बोलते हैं ना बेटा। तो जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ये करता है, जो कि हमारे शरीर की शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ क्या करते हैं? हमारे पाचक जो तंत्र है, हमारा पाचन जो है, उसमें सहायता करने वाले बहुत सारे एंजाइम्स को भी ये प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा, आपने ये जो चित्र है इसको अच्छी तरह से समझना है, इसके पार्ट्स को आपने समझना है। तो ये सब मिलकर आहार नाल और पाचक ग्रंथियां जो है, ये सब मिलकर क्या बनती है? बिल्कुल सही, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या मानव का पाचक तंत्र या पाचन तंत्र कहते हैं। ओके, याद रहेगा सबको। आज सभी बैठ के बनाएंगे उसको, और सभी जो है क्या करेंगे? बिल्कुल सही, उसको सही प्रकार से आप उसको लेबल भी करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या देखा अभी? क्या देखा? आहार नाल क्या है? आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं? तो आप लिखेंगे अपने नोटबुक में आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं। साथ में पाचक ग्रंथियां, 3 पाचक ग्रंथियों की भी हमने बात की। कौन कौन सी पाचक ग्रंथियों की बात की हमने बेटा? जिसमें कि लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि की हमने बात की। लाला ग्रंथि, जिसे हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह गुहा के अंदर यानी कि मुंह के अंदर पाई जाती है। दूसरा हमने बात की, दूसरे की बात की, कौन सी इसकी बात की हमने? यकृत या लिवर की बात की। यकृत, यकृत, लिवर, है ना। तीसरा हमने कहा किसके बारे में? अग्नाशय या पैंक्रियास, है ना।
अग्नाशय। तो ये क्या है? ये पैंक्रियास है। ओके, अब एलिमेंट्री कैनाल की तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्या क्या आएगा इसमें बेटा? हाँ बिल्कुल सही, मुख गुहिका, ग्रास नली, है ना, जिसे हम ग्रसिका भी कहते हैं, आमाशय आता है, छिद्रांत आता है, छोटी आंत आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब मैं लिखूं क्या यहाँ पर? अगर आपको चाहिए तो मैं लिख कर भी देती हूँ यहाँ पे। चलिए, तो आहार नाल के अंदर तो पाचक ग्रंथियां तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आहार नाल की भी जो है क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर एक एक करके लिखेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा आहार नाल है, आहार नाल, आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं बेटा? सबसे पहला तो मुख गुहिका, मुख गुहिका, जिसे हम माउथ कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे दांत, जीभ, सलाइवरी ग्लैंड्स सब आते हैं, लाला ग्रंथियां सब आती है। दूसरा है ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली, जिसे ग्रसिका भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको फूड पाइप, फूड पाइप या ईसोफेगस कहा जाता है। ओके, चलिए, तीसरा कौन सा है? तीसरा है आमाशय, आमाशय, आमाशय यानी कि स्टमक। चौथा है शुद्रांत, 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 जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा है हमारा बृहदांत्र, 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 जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या आता है बेटा? उसके बाद मलद्वार आता है। क्या आता है? छठवा यहां पे लिख रही हूं, मलद्वार, है ना, मलद्वार या गुदा कहते हैं, मलद्वार या फिर इसको गुदा कहते हैं, जो कि हमारा रेक्टम। ओके, तो ये सब जो है, ये सभी जो है, ये हमारे आहार नाल के भाग हैं। तो आहार नाल और जो हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, वो सभी मिलकर, वो दोनों मिलकर ही हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचक तंत्र जो है, पाचन तंत्र जो है, बनाता है। ये बातें, इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा? इसमें कोई भी डाउट है किसी को? हाँ, ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए बेटा, तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा मुख गुहिका या ओरल कैविटी, मुख गुहिका। अब बेटा, मुख गुहिका जो ओरल कैविटी होती है, वो क्या होता है, क्या करती है वो? बिल्कुल सही, हम सबको पता है ना, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया में, जिसे हम अंतःग्रहण कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? अंतःग्रहण कहते हैं, इंजेशन कहते हैं, है ना। अंतःग्रहण जो प्रोसेस होता है, यानी कि भोजन को अंदर लेने की जो क्रिया होती है, जिसे हम इंजेशन कहते हैं, उसमें सहायता करती है। और ये मानव शरीर का एक बहुत ही प्रमुख भाग है। तो दांतों की सहायता से, आप सबको पता है क्या करते हैं हम लोग भोजन को जब अंदर लेते हैं? दांतों की सहायता से भोजन को चबाकर क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। और हमारे दांत जो होते हैं वो विभिन्न आकृति के होते हैं, है ना। तो इसमें किस किस की सहायता करती, कौन कौन सी चीजों की सहायता आती है? दांतों की
सहायता से क्या होता है बेटा, भोजन को छोटे छोटे, हम लोग बड़े बड़े बाइट्स खाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है हमारे दांत जो है उसको काटते हैं। और जो हमारे शरीर में जो लाला होती, लार जो होती है ना, यानी कि जो हमारे सलाइवा होती है, उसकी सहायता से भोजन जो है वो मिक्स हो जाता है। और बहुत ही आसानी से हम अपनी जीभ की सहायता से, टंग की सहायता से उसको क्या करते हैं हम लोग, हमारे फूड पाइप के अंदर को उसको क्या कर देते हैं, धकेल देते हैं। हमारा शरीर ये करता है। ओके, तो आपने देखा मुख गुहिका, जिसमें कि जिससे कौन सा प्रोसेस होता है, अंतःग्रहण होता है, जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं। दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे कणों में काट दिया जाता है, लार की सहायता से उसको मिक्स किया जाता है, और टंग की सहायता से उसको फूड पाइप के अंदर को क्या किया जाता है, धकेल दिया जाता है। अब बेटा ये जो दांत होते हैं हमारे हमारे मुख में, मुख गुहिका जो होती है, उसमें दांत जो है हमारे बहुत प्रकार, 4 प्रकार के दांत होते हैं। उसके बारे में हम अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो कुछ भी हमने आपको पढ़ाया, उसमें अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप डाउट सेशन में ज़रूर उसको पूछ सकते हैं। अगर कोई भी बात क्लियर नहीं है तो आप पूछिएगा, हम अगली क्लास में उसको क्लियर करेंगे आपके लिए। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।